नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते रोज अपनी विधानसभा चंपावत पहुंचे और बनबसा नेपाल बॉर्डर का दौरा किया। इसी बीच सीएम धामी ने एसएसबी कैंप पहुंचकर जवानों के साथ दीपावली का त्यौहार भी मनाया। साथ ही सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ सीएम ने कैंप में आतिशबाजी की और महिला जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने इस अवसर पर बनबसा नेपाल बॉर्डर स्थित एसएसबी कैंप पहुंचकर जवानों के साथ दीपावली मनाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर खटीमा से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के लोहिया स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अपने गृह नगर पहुंचने के अवसर पर स्थानीय जनता के द्वारा फूल मालाओं एवं कुमाऊनी व थारोटी नृत्य के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपस्थित जनता को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज पर्व की शुभकामनाएं दी। वह उपस्थित जवानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं के निवारण हेतु उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रुड़की में दिवाली के दिन अचानक एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त मौके पर लोगों की आवाजाही जारी थी। पुल के गिरने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस पुल को लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया था। पुल के ध्वस्त होने के बाद अब शासन ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है। शासन ने पुल गिरने की घटना की जांच के लिए एक समिति भी गठित कर दी है। आपको यह भी बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने कि सचिव पंकज पांडे ने इस समिति का गठन किया है। ये समिति पूरे मामले की जांच करेगी। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग देहरादून को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। गोपेश्वर और देहरादून के अन्य 2 अधिकारियों को इसका सदस्य बनाया गया है। 3 सदस्यीय यह टीम 7 दिन के अंदर पुल टूटने की रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। आपको बता दें कि रुड़की शहर के लिए यह पुल बेहद जरूरी था। कांवड़ यात्रा के दौरान स्थानीय निवासियों और कांवड़ियों को सहूलियत देने के लिए यह पुल बनाया गया था। के साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लोहे के पुल के निर्माण का कार्य 2025 फरवरी महीने तक पूरा होना था, लेकिन अचानक से पुल गिरने के बाद अब इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। साथ ही निर्माणदायी संस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। रुड़की में साल 2012 में भी इसी तरह का एक पुल पूरा होने से पहले ही गिर गया था, जिसमें 4 मजदूर भी गंगा नदी में बह गए थे। तो मौके पर लोगों की आवाजाही जारी थी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अकील अहमद जुड़ गए हैं। अकील, रुड़की में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, रुड़की में गंग नहर के ऊपर लगभग 4 करोड़ की लागत से एक निर्माणाधीन पुल है, वो अचानक जी अकील जी बोलिए। अकील जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए, लगता है अकील से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्दी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि खबर रुड़की से, जहां
दिवाली के दिन अचानक एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। जिस समय यह घटना हुई उस समय पुल के ऊपर आवाजाही जारी थी। समिति इस पूरे मामले की जांच करेगी। उसके बाद आपको बता दें कि मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग देहरादून को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता अकील जुड़ गए हैं। अकील, जो रुड़की में निर्माणाधीन पुल गिर गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, रुड़की में गंग नहर के ऊपर लगभग 4 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा पुल अचानक गिर गया। और गनीमत रहे कि जो दीपावली के कारण जो मजदूर छुट्टी पे गए थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता। इस पुल का निर्माण जो है लोक निर्माण विभाग करा जा रहा था। अब पुल गिरने के बाद शासन ने इसका संज्ञान लिया। शासन ने एक समिति का गठन कर दिया। समिति जो है शासन को 7 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट सौंपेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रुड़की शहर है, रुड़की शहर के बीच से ही गंग नहर गुजर रही है। और रुड़की शहर की सुंदरता भी जो है गंग नहर से होती है। रुड़की का आधा हिस्सा गंग नहर की दूसरी एक तरफ है और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ है। इसलिए कई पुल का निर्माण गंग नहर के ऊपर किया गया है। और ये पुल का निर्माण जो है रेलवे पुल के पास किया जा रहा था, ताकि जो लोग हैं वो रेलवे स्टेशन पे आसानी से जा चुके। लेकिन दिवाली के दिन रात को जैसे ही नहर बंद थी, दिवाली के दिन नहर में पानी आया, तभी ये पुल गिर गया। और गनीमत, मैं आपको बता चुका, गनीमत रही कि पुल का जो है मजदूर छुट्टी पे गए थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ऐसा ही एक हादसा 2012 में भी हुआ था। तभी एक गंग नहर के ऊपर एक निर्माणाधीन पुल किया था, जिसमें पुल अचानक भ्रमाकर गिर गया, जिसमें 4 मजदूर जो है वो बह गए थे। तो अभी ये निर्माण किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि नहर बंद थी। इसमें काम काफी तेजी से चलाया जा रहा था, लेकिन छुट्टी की वजह से दिवाली के मजदूर तो अपने घर गए हुए थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन शासन ने इसका संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल अकील, बड़ी बात यह है कि देखिए सवाल तो उठेंगे ही। निर्माणाधीन पुल था, गिर गया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। इससे पहले जो आपने बताया कि जो हादसा हुआ था, क्या उसमें कोई रिपोर्ट शासन को सौंपी गई थी कि हादसा कैसे हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ऐसा ही पुल जो है रुड़की में बनाया जा रहा था, वो भी निर्माणाधीन था। उसमें की मौत भी हो गई थी। जैसे पानी आया तो 4 मजदूर उसमें बह गए थे। उस पुल का निर्माण बंद कर दिया गया था। ऐसा ही एक बता चाहूंगा, जैसे एक रुड़की के पास ही एक सोलानी नदी है, और सोलानी नदी पे पुल काफी पुराना है। 2 साल पहले उस पर आवागमन रोक दिया गया था, बाहरी वाहनों को प्रवेश रोक दिया गया था। इसके लिए जो बाहरी वाहन है वो जो जा रहे थे हरिद्वार जाते थे, वो बाईपास होकर जाते थे। तो इसके लिए जो लोगों के आवाजाही के लिए वो एक रफ्ते का निर्माण किया गया था। वो रफ्ता भी पहली बारिश झेल नहीं पाया था और उसमें भी काफी नुकसान, और रफ्ता भी बह गया था। तो बार बार ये घटनाएं हो रही है, लेकिन लोक निर्माण विभाग जो भी इसकी जिम्मेदारी विभाग है, उसको ये संज्ञान लेने चाहिए कि इससे पहले भी 2 हो चुके हैं। पुल का जो निर्माण था इससे पहले 2012 के बाद मैं आपको कर रहा हूँ, वो भी गिर गया था, उसमें कई मजदूर बह गए थे। और एक रफ्ता भी जिसमें लाखों रुपए का खर्च था, वो भी जैसे ही पहली बारिश हुई वो भी बह गया था। अब ये हादसा गनीमत, मैं आपको बताता हूँ, जैसे गनीमत रही, इसमें भी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि मजदूर दिवाली की वजह से छुट्टी पे गए थे। तो जो जिम्मेदार विभाग है, शासन है, इसका संज्ञान लेना चाहिए कि बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, फिर भी इस पर संज्ञान, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल अकील, यह भी जानकारी, अकील रोकेंगे आपको, यह भी जानकारी चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर लोक निर्माण विभाग का क्या कोई अभी तक बयान सामने आया है? देखिए, जो लोक निर्माण विभाग के रुड़की की बात करें तो अधिशासी अभियंता है, उनका ये कहना है कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ एक तार टूटने की वजह से ये पुल गिरा है। अब एक तार टूटने की वजह से गिरा, वो तो ये बता रहे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अभी फिलहाल जैसे पानी छोड़ा गया है गंग नहर में, पुल जो है वो गंग नहर में ही है। और ये जो है, अगर बाय द वे मजदूर इस पे काम कर रहे होते
तो ये जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 2012 में भी कई मजदूर जल में बह गए थे, पानी बह गए, तो ये बड़ा हादसा हो सकता है। अब जिम्मेदारी तो पल्ला झाड़ रहे हैं जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, वो अपना पल्ला झाड़े, लेकिन जी ये गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, मजदूर काम नहीं कर रहे थे, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जी अखिल जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन में आ गई है। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 40 कांग्रेस के नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, केंद्रीय नेता गुरदीप सिंह सप्पल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सह प्रभारी प्रगट सिंह और सुरेंद्र शर्मा को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। सूची में 40 नाम निर्धारित किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से केदारनाथ उपचुनाव के लिए बनाए गए स्टार प्रचारकों में करीब सभी विधायकों को शामिल किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव नायक जुड़ गए हैं। अभिनव, कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? संदीप, केदारनाथ उपचुनाव के लिए जो है सियासी मंथन काफी दिनों से चल रहा था, जो अब पूरा भी हो चुका है। और कांग्रेस ने जो है कल रात ही 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं जो इस बार केदारनाथ उपचुनाव में जो है प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें जो कुमारी शैलजा हैं उत्तराखंड की प्रभारी, उन्होंने जो है कल शाम ही यह जो लिस्ट है वो जारी करी थी। और इसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं करण माहरा, तमाम विधायक भी हैं जो इस बार वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। और इस बार जो है गति देने का काम उपचुनाव में वहां पर जो है पार्टी के बड़े नेता करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस काफी लंबे समय से जो है केदारनाथ में जो है मंथन कर रही थी, जिसको लेकर कल रात ही जो है वहां पर लिस्ट जारी की गई है। कुमारी शैलजा उत्तराखंड जो प्रभारी है उनकी तरफ से। जी संदीप। बिल्कुल अभिनव जी, यह भी जानकारी चाहेंगे, कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा भी निकाली थी, क्या कुछ उसका असर इस चुनाव में देखने को मिल सकता है? कांग्रेस को कोई फायदा हो सकता है उससे? जी बिल्कुल, कुछ दिनों पहले जो है कांग्रेस ने हरिद्वार से जो है केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा भी जो है निकाली थी। कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए भी कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। और यह कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा, उनकी नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई थी। हालांकि यात्रा को जो है बीच में मानसून की वजह से कुछ दिनों रोकना भी पड़ा था, लेकिन फिर वह यात्रा उन्होंने वहां से शुरू होकर केदारनाथ में जो है वहां पर उसका समापन किया था। और इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है कांग्रेस बिल्कुल उठाना चाहेगी उपचुनाव के दौरान, क्योंकि कांग्रेस की जो यह यात्रा थी है कहीं ना कहीं एक तौर पर कह सकते हैं कि यह राजनीतिक यात्रा है। जी संदीप। अभिनव जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भू कानून को लेकर किए गए वायदे को भी दोहराना शुरू कर दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादा किया है कि आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाकर पूरा किया जाएगा। प्रदेश में लागू होने वाला ऐसा सशक्त कानून होगा कि निकट भविष्य में कभी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में इन दिनों सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी भू कानून को लेकर मांग कर रहे थे। मुझे लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे अच्छा, कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आने। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत दर्ज कर कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है और भाजपा पर जमकर निशाना भी साध रही है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि जनता का भाजपा पर विश्वास है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व दर्जाधारी मंत्री देवेंद्र भसीन का कहना है कि कुछ सीट पाकर कांग्रेस उछल रही है, लेकिन भाजपा ने केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाई है, जो बताता है कि जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। पहली बात तो ये है कि केदारनाथ जी की सीट हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और कांग्रेस के दावे अपने आप में बिल्कुल खोखले हैं। और जहाँ तक वो बद्रीनाथ सीट की बात करते हैं तो वो सीट भी पहले कांग्रेस के पास थी और मंगलौर की सीट भी पहले कांग्रेस के ही पास थी। मंगलौर में तो हम बिल्कुल 200 कुछ वोट से ही पीछे रह गए थे, जबकि पहले हमारी वहाँ जमानत जब्त होती थी। तो ऐसे में जो केदारनाथ की जनता है वो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो वहाँ कार्य किए जा रहे हैं तो उसको देख रही है। और इसके साथ साथ जो प्रत्याशी हमारी है वे पुरानी विधायक हैं, रही हैं और वे भी अपने आप में बहुत सक्रिय हैं। तो इस सभी बातों को अगर हम जोड़ दें तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी वहाँ से बहुत शानदार तरीके से जीतेगी और कांग्रेस को बहुत करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण 4 धामों में प्रमुख गंगोत्री धाम के कपाट आज शनिवार को अन्नकूट पर्व पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन पड़ाव मुखबा स्थित गंगा मंदिर में होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के मौके पर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारों के साथ आपको बता दें कि इस दौरान धाम गूंज उठा। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि शुक्रवार को दीपोत्सव के साथ मां भगवती गंगा के गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। बताया कि कपाट बंद होने के साथ मां गंगा की उत्सव मूर्ति को डोली यात्रा के साथ शीतकालीन पड़ाव मुखबा लाया जाएगा। उधर यमुनोत्री धाम में भी कपाट बंदी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट रविवार को भैया दूज पर्व पर दोपहर 12 बजे बंद होंगे। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने शिक्षा विभाग के सभी बेसिक, माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में 100% शिक्षकों को देने का टारगेट फिक्स कर दिया है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर सभी स्कूलों में 100% शिक्षकों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। 1500 LT के शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट जल्द ही जारी होने जा रहा है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड के प्रत्येक स्कूलों में फर्नीचर, खेल का मैदान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज जैसे बर्न के केसेस भी काफी ज्यादा आते हैं, लेकिन वहाँ पर बर्न यूनिट ना होना ऐसा ना बड़ी ज्यादा। देखिए, जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे देहरादून मेडिकल कॉलेज है, चाहे हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज अब नया बन रहा है, जैसे हमारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, वैसे श्रीनगर का, वैसे हमारा अल्मोड़ा का है। अब हम मेडिकल कॉलेजों में हर प्रकार की फैसिलिटी देने वाले हैं। श्रीनगर में चूंकि हमारा 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, वो लगभग 4 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसे वो तैयार होगा वैसे हम वहाँ बर्न यूनिट शुरू कर देंगे। तो वो हमारे प्लान में है और मैं कह सकता हूँ कि देखिए आप जब से हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बना तो अब पर डे लगभग 300 पेशेंट जो हल्द्वानी आते थे वो अब अल्मोड़ा में उनका इलाज हो जा रहा है। जब से हमने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को पूरा जो है संसाधन युक्त किया है, वहाँ फैकल्टी चले गए, प्रोफेसर चले गए हैं, वहाँ 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर चले गए हैं। हमने डॉक्टरों की तनख्वाह 50% एकत्रित कर दी। तब से जो है पर डे 700 मरीजों का इलाज अब श्रीनगर में। तो धीरे धीरे हम स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे राज्य में आत्मनिर्भरता की ओर। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाला है। वैसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी से टिकट के कई दावेदार पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि पार करते ही यह स्थिति साफ हो गई कि बीजेपी की तरफ से टिकट के
किसी भी दावेदार ने निर्दलीय नामांकन नहीं किया है और वह मैदान में नहीं उतरेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी एक अनुसूचित पार्टी है और पार्टी में जो नए लोग आते हैं उन्हें भी पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पिछले 2 माह से थी। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली वहाँ जा चुकी है। हमने 5 मंडलों के अंदर जिन कार्यकर्ताओं को लगाया था अपने काम में लगे हुए थे। केवल प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार था। प्रत्याशी घोषणा होने के बाद अगले दिन जो जनसभा थी, उस जनसभा के अंदर जितने भी पार्टी के अंदर जो दावेदारी जिन लोगों की थी, सब ने मंच पर आकर पार्टी प्रत्याशी आशा नोटाल जी के समर्थन में उन्होंने अपील की है और एक अच्छा माहौल है। रैली में उमड़ी भी जो संख्या थी, जनसंख्या, वो अपने आप में जीत का आधार थी। और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर प्रत्याशी के भ्रमण के कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री जी के 2 कार्यक्रम निश्चित रूप से वहाँ और करेंगे। हमारे जो प्रदेश सरकार के मंत्रीगण हैं उनके लिए हमने कार्यक्रम तय किए हैं। सैनिकों का वहाँ सम्मेलन करेंगे, अनुसूचित जाति का बड़ा सम्मेलन करेंगे, महिला सम्मेलन करेंगे और एक प्रकार का प्रचंड जीत का एक आधार हम खड़ा करने वाले हैं। कांग्रेस अब निराशा में है और कांग्रेस को जो लगता था उनके मनसूबों में पानी फिर गया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता सदस्य बनता है और अनुशासन के दायरे में रहता है, इसका उदाहरण हमारे कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक दलों को दे दिया है। कांग्रेस में जितने दावेदार थे उनमें मात्र 3 ही कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिया। वो अंदर खाने क्या करने वाला, कुछ दिन बाद वो इतिहास भी सबके सम्मुख होगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव नायक जुड़ गए हैं। अभिनव जी, जानकारी चाहेंगे, केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होना है, इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? हेलो अभिनव जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी, अगर बात करें संदीप, 20 नवंबर को जो है केदारनाथ में जो है मतदान होना है। इसी को लेकर चाहे बात करें बीजेपी की या कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियों में जो है सीधे तौर पर मुकाबला देखा जाना है और इसी के बीच जो है प्रयास भी लगाए जा रहे थे कि जो बीजेपी की तरफ से जो है टिकट के कई दावेदार जो है पार्टी से टिकट मिलने पर निर्दलीय ताल भी ठोक सकते थे, लेकिन अब जो है टिकट भी फाइनल हो गया है। जब बात कांग्रेस की करें या फिर बीजेपी की करें, और 20 नवंबर को जो है केदारनाथ में उपचुनाव है और उसको लेकर वहां पर मतदान होगा। इसी को लेकर जो है जो निर्दलीय नामांकन किसी भी दावेदार ने नहीं किया है। हालांकि कुछ नाम जो है चर्चाओं में चल रहे थे, लेकिन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र प्रसाद भट्ट, उनका कहना भी यही है कि बीजेपी जो है एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी में जो लोग नए आते हैं उन्हें पार्टी जो है पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, उसके बाद जो है उनको चुनावी मैदान में उतारा जाता है। जी संदीप। अभिनव जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।